हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। टुडेज टॉपिक इज वन अप ऑन दलाल स्ट्रीट। जी हां, जिनको दलाल स्ट्रीट में यानी स्टॉक मार्केट्स में परफॉर्म करना है, वो स्टॉक्स कैसे पिकअप करें, किन स्टॉक्स को चुनें और कैसे इन्वेस्ट करें, इन सब की हम चर्चा करने वाले हैं आज। आपके स्क्रीन पर दो पिक्चर्स दिख रही हैं। एक में एक व्यक्ति मछली खा रहा है, दूसरे में दूसरा व्यक्ति मछली पकड़ रहा है। एक कहावत है, गिव अ मैन अ फिश, यू फीड हिम फॉर अ डे, टीच अ मैन टू फिश, यू फीड हिम फॉर ए लाइफ टाइम। जी हां, एक व्यक्ति को एक मछली दे दीजिए खाने के लिए, आप उसके दिन भर के खाने का इंतजाम कर देते हैं। और यदि आप उसे मछली पकड़ना सिखा देते हैं तो उसके लिए वो इंतजाम कर देते हैं जो उसके आजीवन काम आएगा, और वो खुद मछली पकड़कर अपने खाने का इंतजाम स्वयं कर सकता है। तो हम स्टॉक्स को कैसे पिक करें, कहां से सीखें, हाउ टू लर्न टू पिक स्टॉक्स। पीटर लिंच कहते हैं, इन्वेस्टिंग इज एन आर्ट नॉट ए साइंस। और जिसने भी इन्वेस्टिंग को क्वांटिफाई करने की कोशिश की, साइंटिफिक दायरे में बांधने की कोशिश की, दे हैव बीन एट ए डिसएडवांटेज। आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग किससे हम सीख सकते हैं? हम सीख सकते हैं उनसे जो इसमें एक्सपीरियंस्ड हैं, जिन्होंने एस्टेब्लिश्ड हैं, प्रूवन इन्वेस्टर्स हैं और जो रेडी हैं शेयर करने को। और ऐसे ही एक शख्स हैं पीटर लिंच। जी हां, जो भी स्टॉक मार्केट्स में हैं उन्होंने कभी ना कभी पीटर लिंच का नाम सुना होगा, इनकी बुक्स पढ़ी होंगी या इनके कोटेशंस पढ़े होंगे। ये कौन है? ही इज एन अमेरिकन इन्वेस्टर, म्यूचुअल फंड मैनेजर एंड फिलैंथ्रोपिस्ट। इनका जन्म 19 जनवरी 1944 को हुआ था। इन्होंने इन्वेस्टिंग की कई टर्मिनोलॉजीज को कॉइन किया है। जैसे कि इन्होंने एक टर्मिनोलॉजी दी थी, इन्वेस्ट व्हाट यू नो। हम आगे चल के आगे के वीडियोस में देखेंगे। ये वो कहना चाहते हैं उस कंपनी में ही इन्वेस्ट करें जिसका कि बिजनेस मॉडल आप समझते हो या उसको समझें। इन्होंने कॉइन किया 10 बैगर, जो कि मल्टी बैगर के नाम से भी कहा जाता है। 10 बैगर का मतलब है वो स्टॉक जो 10 टाइम्स रिटर्न दे। इनका आज का एस्टिमेटेड जो नेटवर्थ है वो है $450 मिलियन, यानी कि 3,280 करोड़ के आसपास। जब पीटर लिंच साहब मैगेलन फंड के फिडेलिटी में मैनेजर थे, जब इन्होंने उस फंड को मैनेज किया था 13 साल तक, 1977 से 1990 तक, जो इसका फंड्स के एसेट्स थे वो थे लगभग $18 मिलियन, जिसको कि इन्होंने बढ़ाकर $14 बिलियन तक किया था, और जो कि रिटर्न था 29.2%। जी हां, जो S&P 500 का लगभग हर साल डबल। इस तरह के माइंड बॉगलिंग रिटर्न्स दिए थे इन्होंने अपने 13 साल के टेन्योर में। और एसेट्स जैसे हमने चर्चा की थी, $18 मिलियन से बढ़कर $14 बिलियन तक पहुंचे थे। तो इन्होंने कुछ बुक्स लिखी हैं, और जो स्टॉक मार्केट पे बुक लिखी हैं वो आपके सामने है। वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट, बीटिंग द स्ट्रीट एंड लर्न टू अर्न। एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न फ्रॉम हिज बुक लर्निंग्स फ्रॉम द वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट। यस, इफ यू हैव टू बी वन अप ऑन द दलाल स्ट्रीट। आप इनके जो टिप्स, इनकी जो लर्निंग्स हैं, उससे सीखना बहुत फायदेमंद हो सकता है। ये जो वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट है, ये बेसिकली इसमें 3 चैप्टर्स हैं, प्रिपेयरिंग टू इन्वेस्ट, पिकिंग विनर्स एंड द लॉन्ग टर्म व्यू। लेकिन उससे पहले उन्होंने 3 इंट्रोडक्शन, एक इंट्रोडक्शन है मिलेनियम एडिशन का, हम चर्चा करेंगे आज, और प्रोलॉग अ नोट फ्रॉम आयरलैंड। जब ये वेकेशन पे थे उन्होंने एक प्रोलॉग लिखा है इस बुक में। तो इन 2 की आज हम चर्चा करेंगे, और इंट्रोडक्शंस द एडवांटेजेस ऑफ डम मनी, जो कि बुक का इंट्रोडक्शन है, उसकी, और 3 चैप्टर्स की हम बात करेंगे आने वाले 3 या 4 वीडियोस में। तो ये सीरीज ऑफ वीडियोस रहेगी जो कि आगे चल के हमको बहुत काम आ सकती है। जो मिलेनियम एडिशन है इस बुक का, वो पब्लिश हुआ था 2000 में, और ये 30th एडिशन था, यानी कि 29 एडिशन पहले प्रिंट हो चुके थे, ये 30वां प्रिंट था, और इसकी लगभग 10 लाख यानी कि 1 मिलियन से ऊपर कॉपीज बिकी हैं। इसके इंट्रोडक्शन में इन्होंने बहुत जो बुक्स में जो चर्चा की थी है उसकी टिप्स को कैप्चर किया है,
और उन्हीं टिप्स के बारे में, उन्हीं लर्निंग्स के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट्स पिक्स किए या चूज किए वो अधिकतर ऑब्जर्व करके, खाना खाते वक्त, काम करते वक्त, शॉपिंग करते वक्त, जहां भी इसने देखा कि किसी का बिजनेस, इन्होंने देखा कि बिजनेस बढ़ रहा है, उसको स्टडी किया। फॉर एग्जाम्पल डंकिन डोनट्स, इसकी एक कॉफी चेन है, यूएस की फेमस कॉफी चेन, और जिसका ब्रांड डोमिनोज भी है उसी चेन का। तो इनको इनकी कॉफी बहुत पसंद आती थी और इन्होंने देखा कि इनके कॉफी आउटलेट्स में बहुत भीड़ बढ़ रही है, ग्राहक बढ़ रहे हैं। तो इन्होंने इनके फाइनेंशियल स्टडी किए। फिर जब देखा कि इंटरेस्टिंग कंपनी है, इंटरेस्टिंग फाइनेंशियल इनके परफॉर्मेंस है, तो इन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया और अच्छे रिटर्न्स पाए। इसी तरह ये कहते हैं कि एक जरूरी नहीं कि आप कंप्यूटर इंजीनियर हो यह समझने के लिए कि डेल का बिजनेस बढ़ रहा है, हर जगह डेल के कंप्यूटर बिक रहे थे, या माइक्रोसॉफ्ट हर एक का ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, या हर एक कंप्यूटर में इंटेल चिप लगी हुई है, इंटेल इनसाइड हम लोगों ने देखा होगा कई बार। तो इस तरह से ऑब्जर्व कर करके आप और हम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये आगे चल के कहते हैं कि एक एमेच्योर इन्वेस्टर इसी तरह के ऑब्जर्वेशन से ऑब्जर्व करके और उस कंपनी को स्टडी करके एक प्रॉमिसिंग कंपनी को आइडेंटिफाई कर सकता है, इससे पहले कि प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स की नजर उस पर पड़े। फॉर एग्जाम्पल अगर इंडियन कंटेक्स्ट में हम देख लें, अगर बाटा की बात कर लें, तो जो हमारी एज के हैं 60+ हैं, उन्होंने देखा होगा कि बाटा पहले स्लीपर्स के नाम, हवाई चप्पल के नाम से जाना जाता था, या कॉलेज बूट्स के नाम से, कॉलेज शूज के नाम से जाना जाता था। बाटा ने एक टर्न अराउंड किया, पूरे स्टोर्स को फेसलिफ्ट किया, अपने प्रोडक्ट्स को बदला, अपनी इमेज को बदला, और ये स्टॉक जो कि 50-55 रुपए के आसपास था 2000 में, 21 साल बाद 1600 के ऊपर है। किस तरह के रिटर्न्स दिए हैं इन्होंने? 32 टाइम्स इन 21 ईयर्स। किसी ने ये ऑब्जर्व किया होता और इनकी परफॉर्मेंस को ट्रैक किया होता और इन्वेस्ट किया होता तो आज एक बहुत अच्छी वेल्थ जनरेट की होती। सिमिलरली डोमिनोज, जब डोमिनोज इंडिया में आया, इनके स्टोर्स हर जगह खुलने लगे। अगर हमने ऑब्जर्व किया होता, इनका स्टॉक आईपीओ आया था मेरे ख्याल से 2010 में 135 या 145 के आसपास, 160 पे लिस्ट हुआ और 2800 तक इस स्टॉक ने टच किया है पिछले 11 साल में। 150 से 160 से जर्नी, 135 से जर्नी 2800 तक की बात है, ऑब्जर्वेशन की, ट्रैक करने की और इन्वेस्ट करने की। सिमिलरली अगर किसी ने देखा होगा कि किस तरह से इन्फोसिस ग्रो कर रही है इंडिया में, किस तरह से उनका रिक्रूटमेंट हो रहा है, किस तरह से प्रोजेक्ट्स उनके आ रहे हैं, किस तरह से वो बाहर अपने ओवरसीज इंजीनियर्स को भेज रहे हैं, ओवरसीज प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं, और उसमें इन्वेस्ट किया होता, तो वी नो व्हाट काइंड ऑफ वेल्थ they could have generated. It could be TCS, it could be Mindtree. There are so many examples. आप एग्जाम्पल्स की कमी नहीं है। एफएमसीजी में एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, एफएमईजी में एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, ऑटोमोबाइल्स में एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। आप मारुति का एग्जाम्पल ले सकते हैं, टाटा मोटर्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं, उसके बाद आप एग्जाम्पल ले सकते हैं ऑटो एंसिलरीज का। कितनी एंसिलरीज ग्रो की ऑटोमोबाइल्स के साथ, अगर आप ट्रैक करके सिर्फ उसमें इन्वेस्ट किया होता तो एक हैंडसम रिटर्न्स मिले होते। फिर इन्होंने एक वार्निंग भी दी है अपनी बुक में कि डॉट कॉम दोज हु हैव इन्वेस्टेड इन 1990s, किस तरह से बबल बस्ट हुआ था इंडिया में या ऑल ओवर द यूएस, वी आर वेल अवेयर ऑफ। तो ये कहते हैं, डज इट मेक सेंस टू इन्वेस्ट इन .com एट प्राइजेस जो कि ईयर्स अहेड के प्राइजेस हैं, जो कि ऑलरेडी डिस्काउंटेड हैं? डज इट मेक सेंस टू इन्वेस्ट? तो आप इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी के बारे में अच्छी तरह से सोचना है। फिर ये कहते हैं कि जो लीस्ट ट्रैक्ड पैरामीटर होना चाहिए वो मोस्ट ट्रैक्ड पैरामीटर है। मोस्ट ट्रैक्ड पैरामीटर क्या है एक स्टॉक का? प्राइस। एवरीबडी ओनली ट्रैक्स प्राइस, जबकि इंपॉर्टेंट प्राइस होता है एक लैगिंग इंडिकेटर और लीडिंग इंडिकेटर है उसका परफॉर्मेंस। अगर कोई भी पैरामीटर ट्रैक करना है तो हमें ट्रैक करना चाहिए कंपनी की अर्निंग्स, कंपनी की ग्रोथ। जबकि अगर आपने देखा होगा दो इन्वेस्टर्स को बात करते हुए, या आपने खुद फील किया होगा कि जब भी दो इन्वेस्टर्स बात करते हैं तो बात करते हैं स्टॉक प्राइस की, कोई भी उसकी ग्रोथ की या उसके अर्निंग्स की बात नहीं करता है, जबकि होना उल्टा चाहिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग विच पीटर लिंच शेयर्स इज
नेवर इन्वेस्ट इन अ कंपनी विद बिफोर यू हैव डन योर होमवर्क। आपने उसके फाइनेंशियल कंडीशंस देखें, उसके फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट्स देखें, सिर्फ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस नहीं, बिकॉज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इज द हिस्ट्री, प्रोस्पेक्ट्स इज द फ्यूचर। कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस देखें उसके क्या हैं, उनके प्लान्स फॉर एक्सपेंशन क्या हैं, और तभी आप इन्वेस्ट करें। और किसी में भी इन्वेस्ट करने वक्त उनका ग्रोथ कहां से आ रहा है और वो ग्रोथ कब डाई डाउन होना है, ताकि ये हमको और आपको एक डिसीजन लेने में मदद करेगा कि कब तक हमें इन्वेस्टेड रहना है और कब हमें स्टॉक से बाहर आना है। और एक इंपॉर्टेंट बात कि जो भी हम स्टॉक खरीदें हम सोचते हैं वो बढ़ना चाहिए। पीटर लिंच साहब कहते हैं यू डोंट नीड टू मेक मनी ऑन एवरी स्टॉक यू बाय। मतलब अगर आपने 10 स्टॉक्स खरीदे हैं तो जरूरी नहीं कि 10 के 10 आपके बढ़ेंगे। तो आगे वाले चैप्टर्स में ये बताते हैं कि 6 आउट ऑफ 10 यानी कि इज अ वेरी गुड सक्सेस रेशियो। 10 में से अगर 6 स्टॉक्स आपके परफॉर्म कर रहे हैं तो इट्स अ वेरी गुड सक्सेस रेशियो। विल बी डिस्कसिंग इट इन द फ्यूचर वीडियोस। फिर बात करते हैं कि आपका रिस्क या लॉस कहां तक लिमिटेड है। सपोज एक हम स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं 50,000 रुपए, तो हमारा मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है? 50,000 रुपए। अगर वो कंपनी डीलिस्ट हो जाती है और शेयर्स ट्रेड होने बंद हो जाते हैं तो मैक्सिमम लॉस जो हो सकता है हमें 50,000 का होगा, जबकि प्रॉफिट या गेन्स 10 टाइम्स 50,000 हो सकता है 5 लाख हो जाए, 10 लाख हो जाए, 50 लाख हो जाए। देयर इज नो अपर लिमिट ऑफ ग्रोथ और अर्निंग्स इन ए कंपनी, और उसी हिसाब से शेयर प्राइस बढ़ सकता है, जबकि हमारे लॉसेस रिस्ट्रिक्ट होंगे हमारे इन्वेस्टमेंट तक। फिर एक पीटर लिंच साहब कहते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग एक बज़वर्ड बन गया है। एवरीबॉडी सेज दैट आई एम अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। कहते हैं कि ये ऐसा बज़वर्ड है कि क्रैक एक ड्रग होता है। कहते क्रैक एडिक्ट ये एडमिट करने को तैयार हो जाता है कि मैं क्रैक एडिक्ट हूं, लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर कभी एग्री नहीं होगा कि वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है। हर व्यक्ति अपने आप को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बोलता है। और पीटर लिंच साहब कहते हैं कि पीपल आर एडवाइज टू थिंक लॉन्ग टर्म, बट कोई भी प्राइस रोटेशन, बट द कांस्टेंट कमेंट ऑन एवरी जायरेशन पुट्स पीपल ऑन एज। और तब हमारी सारी थ्योरी लॉन्ग टर्म की रह जाती है और हम एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर बन जाते हैं। या तो हम लॉस बुक कर देते हैं या एक छोटा सा प्रॉफिट लेके मार्केट से बाहर आ जाते हैं, और हमारे जो सारी थ्योरीज हैं लॉन्ग टर्म की वही रह जाती है। ये बुक 2000 में लिखी गई थी और पीटर लिंच साहब कहते हैं कि एक डेकेड पहले यानी 1990s की बात करते हैं, उस समय 1% का फ्लक्चुएशन इन अ डे बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन माना जाता था, जबकि आज जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं उन्होंने देखा होगा कि आज किस तरह का फ्लक्चुएशन होता है मार्केट में। एक ही दिन में अपर सर्किट भी लोअर सर्किट भी, 20% का अपर सर्किट 20% का लोअर सर्किट, 10% का अपर सर्किट 10% का लोअर सर्किट। ये 2 एग्जांपल्स आपके सामने हैं। एक है टाटा मोटर्स का, पिछले 2 महीने में ये स्टॉक 180 से बढ़कर 330 रुपए तक हो गया है। दूसरा एग्जांपल आपके सामने इंडिगो पेंट्स, जो कि शायद 2 फरवरी को लिस्ट हुआ था 2600 के आसपास, 1490 का शायद आईपीओ था इसका, और 2600 पे लिस्ट होने के बाद ये स्टॉक उसी दिन 20% अप 3129 के आसपास गया, फिर वापस 4 या 5 ट्रेडिंग सेशंस में 6 ट्रेडिंग सेशंस में वापस 2600 के आसपास आ गया है। तो इस टाइप के फ्लक्चुएशंस हमको देखने को मिल रहे हैं जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की थ्योरी के विपरीत हैं। पीटर लिंच साहब कहते हैं कि एक ट्रेडर के सक्सेसफुल होने के उतने ही चांसेस हैं जितने कि आपके जुआ में जीतने की। और जुआ किस तरह का? वो चाहे रेसिंग इवेंट हो, चाहे पोकर इवेंट हो, जो कि वीडियो पोकर भी हो सकता है, या ब्लैक जैक टेबल्स पे भी जो खेला जाता है वो भी हो सकता है, और उसमें जो प्रोबेबिलिटी है आपकी जीतने की उतनी ही प्रोबेबिलिटी एक ट्रेडर की सक्सेसफुल होने की होती है। फिर अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल द इन्वेस्टर्स कि जो पैसा हमको अगले 6 महीने 12 महीने में चाहिए है फॉर आवर फाइनेंशियल गोल्स, चाहे वो बच्चे की पढ़ाई हो सकती है, कॉलेज एजुकेशन हो सकती है, मैरिज हो सकती है, अदर कमिटमेंट्स, हाउस लेना हो, कुछ भी लेना हो, घर लेना हो, वो हो सकता है। उस पैसे को कभी मत इन्वेस्ट करें, क्योंकि मार्केट मूवमेंट को प्रेडिक्ट करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। फिर
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की प्ली देते हुए कहते हैं कि अगर आप स्लाइड के दौरान एग्जिट कर गए, इफ यू एग्जिट स्टॉक्स एंड अवॉइड डिक्लाइन अवॉइड करने के लिए आप एग्जिट कर गए, तो क्या गारंटी है कि जब मार्केट अप मूव कर रहा है तो आप इन्वेस्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर यानी कि 2020 में जनवरी में 42,000 के आसपास इंडेक्स था, वहां से गिरना शुरू हुआ 14, 15, 16 जनवरी के आसपास से, और 23 मार्च को क्रैश कर गया। 39% मार्केट नीचे आया था, 25,500 के आसपास मार्केट आया था। वहां से मार्केट ने लौट के नहीं देखा। छोटे मोटे रनिंग करेक्शंस के अलावा लगातार मार्केट बढ़ता रहा है 19 जनवरी तक, 21 जनवरी से 25 जनवरी तक, फिर 29 जनवरी तक फिर करेक्शन आया है मार्केट में, और मार्केट में वो करेक्शन था सिर्फ 7% का। किसी भी जर्नी में 14 जनवरी 2020 से लेकर 23 मार्च के बीच अगर हम बाहर आए होते, क्या 23 मार्च से दिसंबर एंड तक या जनवरी तक कभी हमने एंटर करने की कोशिश की होती? यहां जो 21 जनवरी से 25 जनवरी तक जो बाहर आ गए 29 जनवरी तक, 1 फरवरी से फिर मार्केट ने लौट के नहीं देखा है, और मार्केट 29 जनवरी के लेवल से फिर 11% ऊपर है। तो जो अच्छे स्टॉक्स हैं उसमें अगर आपकी कंपनी अच्छी है, परफॉर्मेंस अच्छी है, तो उसमें बने रहिए। लॉन्ग टर्म कंपनी के बारे में सोचिए, स्टॉक मार्केट के बारे में मत सोचिए। फिर इन्होंने 3-4 पेज लिखे हैं प्रोलॉग के। एक वेकेशन की बात करते हैं, ये आयरलैंड में थे, तब अक्टूबर 1987 में 16 से 19 अक्टूबर 1987 में यूएस मार्केट में एक क्रैश आया था। 16 अक्टूबर को 108 पॉइंट मार्केट नीचे था और 19 अक्टूबर को 508 पॉइंट नीचे था। अब आप ये पेपर की कटिंग्स उस समय देख सकते हैं कि इसका जो इफेक्ट है यूके स्टॉक मार्केट्स में भी देखा गया, और इसको 1929 के रिसेशन से भी बड़ा रिसेशन माना जा रहा था। जबकि फैक्ट ये रहा कि सिर्फ 8 या 9 महीने में जून तक वापस 30% मार्केट रिकवर हो चुका था, और इंडियन स्टोरी तो टोटली डिफरेंट है। मार्केट 39% नीचे गिरा, और उसके ऊपर जो उठा है, तो जो उसका टॉप था पिछले साल जो जनवरी में 41,900 के ऊपर, आज मार्केट 51,000 के ऊपर है। उससे भी 20-22% मार्केट ऊपर है। तो जो लर्निंग ये कहते हैं अक्टूबर 1987 के क्रैश से, कि मार्केट के अप एंड डाउन्स को, न्यूसेंसेस को आप अपने अच्छे पोर्टफोलियो को रुइन मत होने दें, पोर्टफोलियो का सत्यानाश न करें, और एक अच्छी वेकेशन को स्पॉइल न होने दें मार्केट के अप्स एंड डाउन्स की वजह से। और नेवर ट्रेवल अब्रॉड व्हेन यू आर लाइट इन कैश, क्योंकि ये कहते हैं कि जब भी आप डेस्परेशन में बेचते हैं, चाहे वो जनवरी से मार्च तक के बीच में क्रैश रहा हो, या अभी 5 दिन का फॉल रहा हो 21 जनवरी से 29 जनवरी के बीच में, तो यू सेल इन डेस्परेशन, यू ऑलवेज सेल चीप। जब भी आप डेस्परेट होकर बेचते हैं तो आप सस्ता बेचते हैं। तो 508 पॉइंट की करेक्शन हो या 108 पॉइंट का करेक्शन हो एक दिन का, अगर आपकी कंपनी जिसमें आप इन्वेस्टेड है सुपीरियर कंपनी है, तो इट विल रिबाउंड बैक एंड इन्वेस्टर्स विल बी रिवॉर्डेड। अनफॉर्चुनेटली इफ यू हैव इन्वेस्टेड इन एन इंफीरियर कंपनी, डेफिनेटली यू विल बी पनिश्ड। तो जो इन्वेस्टर जिस तरह की कंपनी चूज करता है, उसका रिवॉर्ड और पनिशमेंट उसी तरह का होता है। तो इस जो हमने 2 चैप्टर्स की बात करी, चैप्टर्स नहीं रादर इंट्रोडक्शन एंड प्रोलॉग की बात करी, तो इससे की लर्निंग्स क्या है, व्हाट आर द की टेकअवेज? First is investing in stock is an art, not a science, and predicting the short-term direction of the markets is futile. Or average person is exposed to interesting local companies even before the professional investors or professional advisors lay hands on it. So these are the tips which we can use in our daily life and pick up good stocks. In the coming 3 or 4 videos, we'll be covering the balance chapters of the book and try to learn from the learnings which Peter Lynch has shared. We should be thankful to him for writing this beautiful book, and the investors who are interested to know more in detail should definitely read each and every word of the book, each and every page of the book. Thank you very much, friends, for a very patient hearing, and I am sure that the future videos will also bring in more learnings from the book. Thank you very much.